नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं शेर खान एजुकेशन प्लेटफॉर्म हिस्ट्री 360 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, परमाणु और अणु। हमारी ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, आप लोग अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि आप लोगों के सिलेबस में यदि साइंस का कोई भी पोर्शन अगर उन्होंने डाल रखी है आपके सिलेबस में, तो निश्चित रूप से परमाणु और अणु वाला टॉपिक हमेशा जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ होता है। जैसे हमारा जो मानव शरीर है, उस मानव शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है वो कोशिका होती है। ठीक इसी तरीके से रसायन विज्ञान का जो मूलभूत जो कंसेप्ट है वो परमाणु होता है। रसायन विज्ञान परमाणु से शुरू होता है और निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। खास तौर से आर्ट्स के उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिन्हें साइंस छोड़े हुए बरसों हो गए। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ अच्छे से हमारा जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है हिस्ट्री 360 उससे आप जुड़े रहेंगे। और खास तौर से फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का जो साइंस का पोर्शन है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो जनरल साइंस का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा परमाणु और अणु। बात करते हैं हम लोग परमाणु और अणु के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए साथियों कि आखिर परमाणु क्या है और अणु क्या है। जब तक आप इनके कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं, तब तक आप लोग आगे फर्दर जो है नहीं बढ़ पाएंगे। तो बात करते हैं परमाणु के ऊपर। तो परमाणु इस प्रकृति में पाए जाने वाले किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। सबसे सूक्ष्मतम कण का यह मतलब है कि आपको इस प्रकृति में कोई भी पदार्थ देखने को मिले और अगर आपने उस पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण आपने लिया है, आपको इस पदार्थ को विभाजित करना है। आपको इस पदार्थ को क्या करना है? विभाजित करना है। लगातार विभाजित करते जाना है और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको सबसे सूक्ष्मतम कण मिलेगा जो कि बिल्कुल कैसा है? अविभाज्य है। कैसा है? बिल्कुल अविभाज्य। यानी कि अब आप इसको और अधिक नहीं तोड़ सकते हो। तो वो जो सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य जो कण होगा उस कण को ही हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। क्लियर है क्या ये बात? कोई सा भी पदार्थ हो। अब बात आती है, आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर पदार्थ किसको कहते हैं? भाई परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु। आपके माइंड में एकदम से सवाल दौड़ गया कि सर पदार्थ किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना, प्रकृति में पाई जाने वाली वो हर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य है और ये स्थान घेरती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। और इस पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात चलते हैं हम लोग अणु के ऊपर। तो ध्यान रखना कि अगर आप लोग दो या दो से अधिक परमाणु को आपस में जोड़ देते हो, परमाणु प्लस परमाणु, तो परमाणु और परमाणु मिलकर क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। जैसे हम लोग, हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर में जीवनदायिनी गैस पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है O2। ये O2 एक अणु है। क्या है? O2 एक अणु है। इस अणु के अंदर दो प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, मिलकर क्या बनता है? O2। तो जैसे ही आप लोग इस O2 को तोड़ोगे तो O2 को तोड़ने पर O मिलेगा और एक O मिलेगा। क्या आप इसको अब और तोड़ सकते हो? क्या नहीं तोड़ सकते हो। ये सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण है। ये भी सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण है। इसको हम लोग परमाणु कहेंगे और इसको भी परमाणु कहेंगे। और जब आपने परमाणु और परमाणु को आपस में जोड़ दिया तो ये क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। बात अच्छे से समझ में आ गई क्या? तो
पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु। और जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ दिया जाता है या दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। और परमाणु किसी भी पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो सबसे पहले अविभाज्य होता है और दूसरा सूक्ष्मतम होता है। ना तो इससे ज्यादा सूक्ष्म होना चाहिए, ना इससे ज्यादा अधिक विभाजित होना चाहिए। परमाणु को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एटम। एटम जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य। यानी कि परमाणु को आप अविभाज्य बोलते हैं, यानी आप इसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात आती है कि सर पदार्थ क्या होता है? कोई भी वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। मेनली द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। हालांकि और भी अवस्थाएं होती है। वैज्ञानिकों ने लगभग 12 से 15 तक अवस्थाएं जो है पदार्थ की खोज ली है, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक होती है फर्मियोनिक कंडेंसेट। पदार्थ की मेनली जो है तीन अवस्थाएं हैं, एक तो है ठोस, एक है आपका द्रव और एक है आपका गैस। एक बात मैं कहना चाहूंगा प्यारे साथियों कि जो ये पदार्थ होता है, इस पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य भी बोलते हैं। ध्यान रखना, द्रव्य और द्रव दोनों में अंतर है, दोनों में फर्क है। द्रव्य तो कहते हैं पदार्थ को, और पदार्थ की ही एक अवस्था होती है जिसका नाम क्या है? द्रव है। क्लियर है क्या बात अच्छे से? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये अवस्थाएं मैं बता रहा हूं वो द्रव्य की अवस्थाएं हैं। तो द्रव्य की मेनली तीन मोटे मोटे रूप में तीन अवस्थाएं होती है। एक होती है आपकी ठोस, एक होती है आपकी द्रव और दूसरी होती है आपकी गैस। अब देखिए कि ये जो ठोस है आपके, अगर आपको मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहूं तो आप पता कर लेंगे कि ये ठोस है। देखिए, अगर मान लीजिए कि ठोसों को बनाते समय इसके जो कण हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं तो इस अवस्था को तो कहेंगे ठोस। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको द्रव को बनाना है तो इसके जो कण होते हैं वो थोड़ा एक दूसरे से दूरी मेंटेन करते हैं, ये इनके बीच में दूरी होती है ये। और अगर आप गैस को बनाना चाहोगे तो गैस में दो कणों के बीच में मैक्सिमम दूरी होती है। तो ये जो एक अणु और जो ये एक अणु है, इसके जो ये बीच की दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं अंतराण्विक दूरी। इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक दूरी। तो अब आपसे सिंपली मैं एक सवाल पूछूं कि ठोस, द्रव और गैस में बेसिकली एक डिफरेंस क्या है? तो आप जनरली मुझे बताएंगे कि सर ठोसों में अंतराण्विक जो दूरी होती है, ठोसों में जो अंतराण्विक दूरी होती है वो सबसे कम होती है, द्रवों में अंतराण्विक दूरी थोड़ी ज्यादा होती है और गैसों में अंतराण्विक दूरी सबसे अधिक होती है, अधिकतम होती है। तो इसी को लेकर हमारा जो पहला पॉइंट है कि जो अंतराण्विक दूरी है वो ठोसों में न्यूनतम होती है, द्रवों में थोड़ी कम होती है, लेकिन गैसों में अधिकतम होती है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं आकर्षण बल। ध्यान रखना, आकर्षण बल जितना प्रबल होता है कण उतने ही पास पास होते हैं। अगर मैं आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये इसका मतलब इन दोनों में आकर्षण बल मौजूद नहीं है, इसी के कारण तो वो एक दूसरे से दूरी मेंटेन किए हुए हैं। आकर्षण बल जितना प्रबल होगा उतने ही वो एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि सर यहां आकर्षण बल ज्यादा है, यहां आकर्षण बल थोड़ा कम है और यहां आकर्षण बल सबसे कम है। तो दूसरा पॉइंट है कि आकर्षण बल ठोसों में प्रबल होता है, द्रवों में ठोसों से तो कम होता है लेकिन गैसों से अधिक होता है, और गैसों में सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं आकार को लेकर। तीसरी बात किसको लेकर करेंगे? आकार को लेकर करेंगे। तो मन में एक चीज बना लीजिए आप लोग की ठोस को लेकर, जैसे मान लीजिए ठोस को लेकर मैं कह देता हूं कि ईंट है।
और द्रव को लेकर मैं जैसे कि पानी है, जल है, कोल्ड ड्रिंक है, और गैस को लेकर जैसे मैं बात करूं कि जीवनदायिनी जो ऑक्सीजन गैस है। ईंट का एक फिक्स आकार होता है, क्लियर है? पानी का क्या कोई आकार है? या ऑक्सीजन गैस का आकार आपने देखा है? ईंट ऐसा फिक्स आकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता है, गैस का ही कोई आकार नहीं होता है। तो आकार ठोसों का निश्चित होता है और द्रवों और गैसों का अनिश्चित होता है। क्लियर है क्या? चौथी बात करते हैं आयतन की। आयतन का यह मतलब है कि उस पदार्थ को जिसमें रखा गया है, उस पदार्थ ने कितना स्थान घेरा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ईंट का एक फिक्स आयतन होता है कि इतने आयतन में जो है ये ईंट आ जाएगी। पानी का भी एक फिक्स होगा कि 1 लीटर का कोई बॉटल है, उसमें कितना पानी आएगा। लेकिन गैसों को लेकर ऐसी कोई भी स्थिति फिक्स नहीं है। तो ध्यान रखना, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैसों का आयतन अनिश्चित होता है। फिर आता है अगला गुणधर्म, संपीड्यता। संपीड्यता एक ऐसा गुणधर्म है जिसमें किसी भी पदार्थ को दबाने का गुण सम्मिलित किया जाता है। तो ध्यान रखना, आप लोग ठोसों को क्या आप लोग दबा सकते हो क्या? आपको मैंने एक ईंट दी, एक पानी का बोतल दिया जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक मैंने आपको गुब्बारा दिया जिसमें गैस भरी हुई है। आप मुझे यह बताइए कि आप आसानी से किसे दबा सकते हैं, ईंट को, पानी की बोतल को, या गुब्बारे को? तो निश्चित रूप से आपका जवाब निकल कर आएगा कि सर हम लोग गुब्बारे को बहुत आसानी से जो है दबा सकते हैं। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि ठोसों की संपीड्यता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठोसों को अगर आप लोग ज्यादा दबाओगे तो वो या तो टूट जाएगी और या वो बिल्कुल भी जो है आप उसको दबा नहीं पाओगे। तो ठोसों की संपीड्यता न्यूनतम होती है और गैसों की संपीड्यता अधिकतम होती है। और लास्ट एक टॉपिक होता है आप लोगों का घनत्व। घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, और घनत्व का फॉर्मूला होता है डी बराबर m/v। सिर्फ सिंपल सी इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो किसका होता है? गैसों का। इसीलिए जो न्यूनतम घनत्व होगा वो घनत्व किसका होगा? ठोसों का होगा। तो सिंपली आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई पदार्थ जिसका सर आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है वो तो कहलाएगा ठोस। द्रवों का आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस ऐसी होती है जिसका ना तो कोई आकार निश्चित होता है और न ही कोई आयतन निश्चित होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ी है पदार्थ की अवस्थाएं। और पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, इनमें से किसी का भी सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है? परमाणु। और पदार्थ की मेनली कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। और आपने बोला कि सर पदार्थ वो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो पदार्थ अथवा द्रव्य कहलाता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा पदार्थ की और भी अवस्थाएं होती है, जैसे प्लाज्मा है। प्लाज्मा को द्रव्य की चौथी अवस्था कहा जाता है। और प्लाज्मा जो है ना, एक बात ध्यान रखना, प्लाज्मा उच्च ताप पर ही संभव है, निम्न ताप पर प्लाज्मा संभव नहीं है। ये द्रव्य की चौथी अवस्था है। और ध्यान रखना, हमारे जो ट्यूबलाइट्स होती है, जो नियॉन बल्ब होता है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसके अंदर भी प्लाज्मा पाया जाता है। और सूर्य और तारों की जो चमक है उसका कारण एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य और तारों की चमक का कारण पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो सूर्य और तारों की चमक का कारण प्लाज्मा है। क्लियर है क्या बात? देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। द्रव्य की जो अन्य अवस्थाएं होती है, उस द्रव्य की अन्य अवस्थाओं के अंदर चौथे नंबर पर अवस्था आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था है, यह उच्च ताप पर ही संभव होती है। और हाँ, जैसे अगर आप लोग किसी भी पदार्थ को या किसी भी कण को बहुत ज्यादा जब आप लोग ताप दोगे, जब टेम्परेचर दोगे, तापमान दोगे, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो कण है, वो लगातार गति करते हैं। गति करने के कारण इनके अंदर अत्यधिक ऊर्जा आ जाती है और ऊर्जा आने के कारण ये अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट, और जो नियॉन बल्ब होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा पाई जाती है। और सूर्य और तारों की जो चमक का कारण होता है, सूर्य और तारों की चमक का कारण क्या होता है? हमारी जो प्लाज्मा अवस्था है वो होती है। पांचवी अवस्था होती है आप लोगों की बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है। इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट में BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस और आइंस्टीन 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की है, इस अवस्था की, इसीलिए इसे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है।
बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है, जो हमारी सामान्य वायु का जो घनत्व होता है उसके 1,00,000वें भाग जितनी कम घनत्व वाली वायु को हम लोग ले लें। हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में जो वायु है उसका जितना घनत्व होता है उसके 1,00,000वें भाग जितनी कम वायु अगर हम लोग ले लें तो उसको कम तापमान पर अगर हम लोग ठंडा करें तो जो अवस्था मिलेगी हम लोगों को, वो कौन सी अवस्था मिलेगी? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये द्रव्य की कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था है। इसी तरीके से एक 6ठी अवस्था और होती है, फर्मियोनिक आइंस्टीन फर्मियोनिक कंडेंसेट, FIC, फर्मियोनिक कंडेंसेट। ये फर्मियोनिक कंडेंसेट क्या होता है? ये नॉर्मली जो 19 जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, तो पोटेशियम जो परमाणु होता है उनका बादल है, उनका क्लाउड है। पोटेशियम परमाणुओं से जिन बादलों का निर्माण होता है उनसे एक अवस्था निर्माण होता है और ये द्रव्य की 6ठी अवस्था फर्मियोनिक कंडेंसेट के नाम से जानी जाती है। लेकिन मेनली 3 अवस्थाएं हैं और फिर अगर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोगों की प्लाज्मा है, जिसके बारे में हम लोग आगे जो है हम लोग पिछली हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। अगली बात करते हैं हम लोग, ये ठंडे पोटेशियम परमाणुओं का बादल है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब बात करते हैं कि परमाणु का जो इतिहास है, परमाणु के इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये परमाणु जो टर्म्स है वो आया कहां से। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सिंपली एक बात बोली थी बहुत अच्छी, उन्होंने कहा था कि आप प्रकृति का कोई भी पदार्थ लीजिए और उसको कंटिन्यूसली जो है आप लोग तोड़ते जाइए, उसको विभाजित करते जाइए। उन्होंने कहा एक कंडीशन, एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप लोग उसको और अधिक नहीं तोड़ सकते। आपको सबसे छोटा पार्टिकल मिल जाएगा, सबसे छोटा कण मिल जाएगा जो कि सबसे सूक्ष्मतम होगा और सबसे अविभाजित होगा, उससे आगे आप और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हो। बाद में यही चलकर क्या कहलाया? परमाणु कहलाया। हालांकि परमाणु का जो खोज का श्रेय है वो महर्षि कणाद को नहीं जाता है, क्योंकि महर्षि कणाद ने जनरली परमाणु के बारे में बता तो दिया था, लेकिन जॉन डॉल्टन नामक एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए थे, बहुत सारी परमाणु के बारे में अपना पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसलिए परमाणु की जो खोज का श्रेय है वो जाता है किसको? डॉल्टन को जाता है। तो हम लोग बात करेंगे परमाणु के इतिहास के बारे में। सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को विभाजित करने पर वे छोटे छोटे कणों में विभाजित होता जाता है। अंत में ऐसी स्थिति आती है कि इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस अविभाज्य कण को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसको क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग इस प्रकृति के सभी परमाणु जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं। केवल और केवल स्टेबिलिटी किनकी होती है? अक्रिय गैसों की होती है, जिसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। अक्रिय गैसों की जो स्टेबिलिटी होती है वो जरूर होती है। बाकी सारे के सारे जो परमाणु होते हैं वो जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो अक्रिय गैसें होती कौन कौन सी है? तो ये 5-6 नाम आप लोग याद रख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये जो 6 गैसें हैं जो आवर्त सारणी के अंदर आपको वर्ग 18 में देखने को मिलेगी। किस में मिलेगी? वर्ग 18 की जितनी भी जो गैसें हैं उनको हम लोग अक्रिय गैसों के नाम से जाने जाते हैं। और ध्यान रखना, इनको अक्रिय कहते क्यों हैं? देखिए नाम से पता चल रहा है अक्रिय, यानी ये किसी से भी क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं क्रिया करती है? क्योंकि ये स्टेबल है। अब आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रिया क्यों करता है? परमाणु इसलिए क्रिया करता है कि वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, इस प्रकृति का नियम है, कोई भी अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होना चाहता है। हम सब लोग, मनुष्य भी स्टेबल होना चाहता है। मनुष्य दिन रात तैयारी, आप भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप अभी अनस्टेबल है। जैसे ही आप लोगों की सरकारी नौकरी लग जाएगी आप स्टेबल हो जाएंगे। इसी तरीके से परमाणु भी लगातार, क्योंकि अस्थायी है इसलिए लगातार रासायनिक अभिक्रियाएं करता है, और रासायनिक अभिक्रियाएं इसीलिए करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। तो आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से कौन सी जो है वो जो है स्थायी होती है, तो ध्यान रखना केवल और केवल ये जो 6 अक्रिय गैसें हैं वो स्थायी होती है। इनके अलावा लगभग सभी परमाणु जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो परमाणु होता है वो अस्थायी होता है, तो वो स्थायी होने का प्रयास तो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो स्थायी होने के लिए वो रासायनिक अभिक्रियाएं करता है, और जब भी कोई परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ नियम फिक्स कर रखे हैं। उन रूल्स को फॉलो करता रहता है परमाणु और अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं को संपादित करता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु किस तरीके से भाग लेता है उसको शो करने के लिए
वैज्ञानिकों ने कुछ नियम डिसाइड कर रखे हैं जिन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम आंतोइन लुवासिए और जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दो रासायनिक संयोजन के नियम दिए गए थे। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम दिया गया है स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम, क्योंकि परमाणु जो होता है वो स्थायी होना चाहता है, स्थायी होने के लिए वो क्रिया करता है और क्रिया करने के लिए उसके पास में कौन सी शर्तें होगी उसके बारे में रासायनिक संयोजन के नियम आंतोइन लुवासिए और जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे। इसके अंतर्गत दो नियम सम्मिलित हैं और एक बात ध्यान रखना साथियों, आंतोइन लुवासिए को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? आंतोइन लुवासिए को कहा जाता है। तो रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं उन नियमों में दो नियम सम्मिलित हैं। उनमें से पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, ये जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था किसके द्वारा? आंतोइन लुवासिए के द्वारा। और उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो उस दौरान एक कंप्लीट उसको एक शर्त माननी पड़ेगी, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा कि इस दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक लकड़ी को जलाया, कार्बन की अभिक्रिया करवाई आपने ऑक्सीजन से, तो इधर बन गया आप लोगों का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो इनका सिंपली आंतोइन लुवासिए का यह कहना था कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही रासायनिक द्रव्यमान जो है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात होगा। रासायनिक अभिक्रिया से पहले अगर किसी का द्रव्यमान मान लीजिए 44 यूनिफाइड मास था तो 100% रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात भी रासायनिक द्रव्यमान 44 यूनिफाइड मास होगा, ना तो 43 होगा और ना ही 42 होगा। तो यहां पर ये जो कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। चूंकि यहां पर दो हैं इसीलिए हो गया 16 दूना 32, 12 और 32 मिलकर कहलाएंगे 44। और इधर कार्बन एक है, कार्बन का द्रव्यमान हो गया 12 और दो ऑक्सीजन है तो 2 × 16, 12 और 32 दोनों मिलकर क्या कहलाए? 44। अर्थात सिंपली आंतोइन लुवासिए ये कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात का द्रव्यमान सदैव कैसा होगा? बिल्कुल एक समान होगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा के लिए हम लोग कहते हैं ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता है, केमिस्ट्री भी कहती है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरा नियम आप लोगों के आता है कि स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का ये नियम जो है वो दिया गया था किसके द्वारा? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ये दोनों बातें आप ध्यान रखना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था आंतोइन लुवासिए के द्वारा और स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था किसके द्वारा? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो ये कहता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कहने का मतलब इनका क्या था? वो ये कहते हैं कि जैसे जो जल है H2O है, H2O जो है आपने जल का रासायनिक सूत्र है, वो ये कहता है कि इस जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, जैसे हाइड्रोजन जो होता है ना उसका द्रव्यमान 1 होता है। चूंकि यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो वो सिंपली ये कहना चाहता है कि जब जब आप जल बनाओगे तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स अनुपात होगा। वो अनुपात कितना होगा? 1:8 होगा। फिर चाहे वो जल वर्षा का जल हो, फिर चाहे वो समुद्री जल हो, फिर चाहे वो मृदा में उपस्थित जल हो। यानी कि समुद्र का जो जल होगा उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा, वर्षा का जल होगा उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा और मृदा में जो जल है वो भी 1:8 में उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे। ये कहना था किसका? जोसेफ प्राउस्ट का। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान न तो द्रव्यमान को आप उत्पन्न कर सकते हो न ही नष्ट कर सकते हो, और साथ के साथ में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो दो तत्व हैं उनका अनुपात भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल
फिक्स होना चाहिए। ये बातें कही है हमारे वैज्ञानिक महोदयों ने। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं। सन 1808 में सबसे पहले जॉन डाल्टन आया था। उन जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसीलिए परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? जॉन डाल्टन को। मैंने अभी बताया था कि महर्षि कणाद ने बताया जरूर था कि परमाणु किसे कहते हैं, लेकिन सबसे पहले परमाणु के बारे में मूलभूत सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जॉन डाल्टन थे। इसी के कारण जॉन डाल्टन को परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग डाल्टन के बारे में कि जो है आप लोगों का जो डाल्टन जो है, डाल्टन ने इसके लिए जो है क्या चीजें बोली है। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया है, उस परमाणु सिद्धांत में उन्होंने पहली बात बताई थी कि जो द्रव्य होता है वो अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना। ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रकृति का कोई भी पदार्थ है वो अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है। दूसरी बात, एक से अधिक तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और उनके जो गुणधर्म होते हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं। जैसे इनका कहने का मतलब ये था कि जैसे ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के अंदर दो परमाणु मौजूद है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो वो ये कहते हैं कि इस एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के जो द्रव्यमान होंगे और जो गुणधर्म होंगे, इसका द्रव्यमान अगर 16 है तो इसका द्रव्यमान भी 16 होगा, इसका परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका परमाणु क्रमांक भी 8 होगा। सिंपली अगर आपने H2 लिया, H2 को दो हाइड्रोजन्स में तोड़ा तो जो रासायनिक गुणधर्म इसके होंगे वो ही रासायनिक गुणधर्म इस हाइड्रोजन के होंगे। ये बात कहते हैं डाल्टन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिकों का निर्माण होता है। वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को जल बनाना है तो वो सिंपली एक बात कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो 1:8 होना चाहिए। यानी कि जब भी आप जल को बनाओगे तो उसमें हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वो 2 होना चाहिए और जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो 16 होना चाहिए। यानी कि जब भी आपको जल को बनाना है तो परमाणुओं का अनुपात कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 रखोगे तो ही जल का निर्माण होगा, अन्यथा जल का निर्माण नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और चौथी उन्होंने बात कही है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। सिंपली वो ये कहता है कि जैसे मेथेन है, उसकी अभिक्रिया आपने ऑक्सीजन के साथ करवाई तो CO2 बन गया और जल बन गया। परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो गए। पहले हाइड्रोजन इसके साथ था, अब हाइड्रोजन अलग चला गया, ऑक्सीजन जो था वो अलग चला गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया। लेकिन एक चीज वो ये कहता है कि द्रव्यमान को आप, ये चाहे कैसा भी इनका अरेंजमेंट हुआ हो, लेकिन इनके द्रव्यमान में कभी कोई फर्क नहीं आया है। इधर आप लोग देखेंगे तो इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। इधर देखोगे आप लोग हाइड्रोजन 4 है, उधर भी निश्चित रूप से 4 है। ये देखिए 2 हाइड्रोजन है और इसके आगे 2 लगा हुआ है, 2 दूनी 4। और ऑक्सीजन है, इधर देखिए 4 है और इधर भी देखिए 2 ऑक्सीजन ये रहे और ये 2 ऑक्सीजन ये रहे। तो वो ये सिंपली कहता है कि परमाणु पुनर्व्यवस्थित रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो और न ही द्रव्यमान को आप लोग नष्ट कर सकते हो। ये डाल्टन ने जो है कुछ सिद्धांत आप लोगों को प्रस्तुत किए थे। आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अणु के बारे में। इतनी देर आप लोगों ने परमाणु समझ लिया। सिंपली एक छोटी सी बात बोलता हूं, परमाणु पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है और जब इस परमाणु और परमाणु को जब आप आपस में मिला देते हो तो किसका निर्माण होगा? अणु का निर्माण होगा। जैसे एक परमाणु था हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा परमाणु हमारे पास आया ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बन गए? O2। क्लियर है क्या बात? अच्छे से। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अणु, इसको क्या कहेंगे? परमाणु, और इसको क्या कहेंगे? परमाणु। तो परमाणु और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल H+H H2, O+O O2, N+N N2। अब बात आती है कि इसकी कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे सिंपल से एक सवाल पूछ लिया कि H2 की परमाणुकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? H2 की परमाणुकता ज्ञात कीजिए। तो कोई भी स्पीशीज है या कोई भी जो है अणु है, उसके अंदर कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, कितने परमाणु उसके अंदर जुड़े हुए हैं, वो उसकी परमाणुकता कहलाएगी। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है उसमें 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 2। ऑक्सीजन में भी देखिए 2
ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हुए हैं तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी 2। नाइट्रोजन में भी देखिए इसकी परमाणुकता कितनी होगी 2। लेकिन मैं अगर ऐसा लिख दूं ना साथियों P4, पता चल गया क्या परमाणुकता कितनी होगी? बिल्कुल 4। मैंने ऐसा लिख दिया, प्रकृति में सल्फर इसी फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोरस इसी फॉर्म में पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। आपको प्रकृति में ऑक्सीजन को लिखना है तो O2 लिखना पड़ेगा, N2 लिखना है, नाइट्रोजन को लिखना है, नाइट्रोजन N2 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि इनमें से कौन सा एक फास्फोरस सही है, P4 फास्फोरस होता है और सल्फर जो होता है वो S8 होता है, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब परमाणु और अणु में बेसिक 2 फर्क हैं। पहली चीज तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। आपको कभी भी परमाणु, प्रकृति में ऐसा ऑक्सीजन कभी भी नहीं मिलेगा, ये अस्थायी है, अनस्टेबल है। प्रकृति में ऑक्सीजन हमेशा कैसा मिलेगा? O2 के रूप में मिलेगा। एक तो ये डिफरेंस है कि परमाणु प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और दूसरी बात है कि परमाणु की तुलना में अणु ज्यादा स्टेबल होता है। अणु ज्यादा स्टेबल होता है परमाणु की तुलना में। ये 2 बातें आप लोगों को परमाणु और अणु के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए एक सवाल आ गया है कि परमाणुकता ज्ञात कीजिए। आता है आपको परमाणुकता ज्ञात करना? फटाफट से हम लोग कर देंगे। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2, ऑक्सीजन की परमाणुकता 2, नाइट्रोजन की परमाणुकता 2, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है? 4, क्योंकि यहां पर 4 लिखा हुआ है। सल्फर की परमाणुकता 8, और ये देखिए ये ऑर्गन लिखा हुआ है, ध्यान रखना इसकी परमाणुकता है 0। ये जो आप लोगों के जो अक्रिय गैसें हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जनरली किसी से भी क्रिया नहीं करती है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये वर्ग 18 की अक्रिय गैसें हैं। इन सभी की जो परमाणुकता होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो परमाणुकता के बारे में कोई भी चीज आपसे पूछेगा, अगर एग्जाम में परमाणुकता का सवाल आ जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग परमाणुकता का सवाल जो है गलत नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि परमाणु की आखिर जो है परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो ध्यान रखें कि परमाणु की संरचना के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। इस परमाणु के 2 भाग होते हैं। एक तो बिल्कुल बीचों बीच में तो पाया जाता है नाभिक। बीचों बीच में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। और इसके चारों ओर ये जो गोलाकार पथ आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कोश, या कहते हैं इसको कक्षा। इस परमाणु की कक्षा या इसको कहा जाता है कोश। तो देखिए ये एक डायग्राम भी बना रखा है परमाणु की संरचना को लेकर। परमाणु के बेसिकली 2 भाग होते हैं, एक होता है नाभिक और एक होता है कोश। ठीक है, नाभिक परमाणु का अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, इस परमाणु की तुलना में बहुत सूक्ष्म होता है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -15 मीटर होती है, और जबकि परमाणु होता है उसकी त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर होती है। तो परमाणु की तुलना में मैं आपसे कहूं कि नाभिक छोटा है या परमाणु छोटा है, तो नाभिक अत्यंत छोटा होता है। परमाणु की तुलना में नाभिक अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है। परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर होता है और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -15 मीटर होती है। इस परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। इनमें से जो ये प्रोटॉन है और जो ये न्यूट्रॉन है वो नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आपके पास में 3 मूलभूत कण थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए ये ऐसी बात, ये बिल्कुल बीचों बीच में नाभिक है। वो ये कहता है परमाणु के स्ट्रक्चर के अनुसार कि परमाणु के नाभिक में एक तो प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, और जो ये वर्ताकार कक्षा है उस वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? परमाणु के बीचों बीच में नाभिक, नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार जो कक्षा है उसमें लगातार चक्कर लगाते हैं। क्लियर है क्या? अब देखिए ये जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? P से। न्यूट्रॉन जो होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग N से, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? E से डिनोट करते हैं।
ध्यान रखना आवेश की जब भी बात आ जाए कि इन पर आवेश कैसा होता है, तो ध्यान रखना प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण होता है। ये तो कौन सा कण है? धनावेशित कण है। ये आपका उदासीन है और ये ऋणावेशित कण है। तो अब आप सिंपली एक बात बताना मुझे, मैं आपसे पूछूं कि नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है? तो देखिए ये परमाणु बनाया आपने और इसके बीचों बीच में नाभिक बना के आपने लिख दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन तो प्लस है और ये न्यूट्रॉन ना प्लस है ना ही माइनस है, तो मैं सिंपली एक बात कह सकता हूं कि नाभिक कैसा है? नाभिक एक धनावेशित संरचना है। कैसी संरचना है? नाभिक एक धनावेशित संरचना है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में, क्लियर है क्या? देख लेते हैं हम लोग। देखिए नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। जो ये नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। मैं अगर दोनों को अलग अलग ना बोलूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, में सम्मिलित रूप से एक बात कह दूं, न्यूक्लियॉन्स। क्या कह दूं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, आप समझ जाना कि जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बारे में बात की जा रही है। और न्यूक्लियॉन्स की संख्या उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। कोई सा भी परमाणु होता है, एक परमाणु मान लिया आपने X है, उस परमाणु में 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो आप सिंपली एक बात कहोगे कि सर इस परमाणु का जो द्रव्यमान है, उस परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 11 है। क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 5 है, न्यूट्रॉन 6 है, दोनों मिलकर कितने हो गए? 11। न्यूक्लियॉन की संख्या उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक परमाणु के बारे में मूलभूत 5 चीजें होती है, उनमें से एक चीज बताइए मैंने आपको, द्रव्यमान संख्या। दूसरा होता है परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक किसको कहेंगे? किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं ना, वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। कोई सा भी परमाणु है, मान लीजिए कि एक परमाणु है X और इसमें 7 प्रोटॉन मौजूद है। कितने प्रोटॉन मौजूद है? 7। तो सिंपली आप कहोगे कि 7, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं और किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक कहेंगे। और इसको ऐसा बनाते हैं हम लोग, देखिए यहां पर जैसे मैंने लिखा 7 और यहां पर लिखा मैंने 14, तो आप इसके बारे में एक बात बोलोगे कि सर इसका परमाणु क्रमांक 7 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 14 है। ठीक है क्या? और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक परमाणु है X, आपने कहा कि सर इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 11 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। और इसका जो द्रव्यमान है वो 23 है। तो आप मुझे बताइए कि इससे आप लोगों को क्या समझ में आया? सिंपली आपको एक बात बोलनी है कि सर इसका परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब इसमें प्रोटॉन भी 11 है। पहली बात यह। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि द्रव्यमान 23 है, तो आपको सिंपली एक बात बोलनी है कि द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 है। तो जब आप इसको शो करोगे ना साथियों, तो शो करने का तरीका क्या है कि जो परमाणु क्रमांक 11 है उसको रखना है नीचे और 23 को रखना है यहां पर ऊपर। ये इस तरीके से किसी भी परमाणु को शो किया जाता है। क्लियर है अच्छे से? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं? 23 है और प्रोटॉन कितने हैं? 11। एक सवाल बताइए, आप मुझे आंसर दीजिए कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर 23 है और पहले से आपको पता है कि प्रोटॉन 11 है, तो बताइए न्यूट्रॉन कितने होंगे? सिंपली 23 में से 11 कर दो माइनस, 11 और 12 मिलकर 23। ये इंपॉर्टेंट बात। देखिए इसको और किस तरीके से हम लोग बेटर कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास है मैग्नीशियम 12 और 24, ठीक है। इसके बारे में आप मुझे बताइए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। आप लोगों को ही जवाब देना है।
द्रव्यमान, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 5 चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। परमाणु क्रमांक समझ में आ रहा है, कितना है? 12 है। 12। द्रव्यमान कितना है? 24। 24 का मतलब क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर कितने हैं? 24 है। आपके पास में प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है और जो प्रोटॉन है वही परमाणु क्रमांक है। क्लियर है? तो प्रोटॉन कितने हैं? 12। अब आप ये बताइए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर 24 है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर है 24। इनमें से प्रोटॉन अगर 12 है तो इस 24 में से 12 को माइनस कर दो, 24 माइनस का 12 बराबर 12। क्लियर है क्या? अब एक कंसेप्ट बच गया पीछे, इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो सिंपली साथियों एक बात ध्यान रखना, उदासीन परमाणु में, कैसा परमाणु? उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु का यह मतलब है कि ये जो परमाणु लिखा ना आपने एक्स, इसको मैं 3 फॉर्म में लिख सकता हूं ऐसे। आपको इनमें से उदासीन कौन सा दिख रहा है? ये वाला, ये परमाणु है। तो उदासीन परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों कैसी होती है? बराबर होती है। शर्त क्या है? परमाणु कैसा होना चाहिए? उदासीन। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा X13, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 13, प्रोटॉन भी 13, और चूंकि उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13। तो यह बात समझ में आई क्या? ये उदासीन है, इसमें अगर प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। बहुत सिंपल सी, आपको पांचों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए अब ये जो खोजकर्ता है इनके, वो कुछ आपको याद रखने हैं। परमाणु जो है, परमाणु की खोज करने वाला कौन है? जॉन डाल्टन है। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज करने वाला ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन? जे थॉम्सन। एक बात ध्यान रखना, यहां पर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टोनी। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय तो जे थॉम्सन को है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम देने वाला, इसका नामकरण करने वाला कौन था? स्टोनी था। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो परमाणु होता है ना, वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन होने का यह मतलब है इस परमाणु पर ना तो कोई प्लस का चार्ज होता है, ना ही कोई माइनस का चार्ज होता है, उदासीन होता है। दूसरी बात है नाभिक धनावेशित होता है। मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए नाभिक कैसा होगा? धनावेशित होगा। और इंपॉर्टेंट बात, उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं एक सवाल सुनिए मेरा। एक परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है, ऐसा लिख दोगे सीधा सीधा आप, और उसका द्रव्यमान 23 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉनों की। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों के बराबर होती है। तो सबसे पहले तो ज्ञात करो प्रोटॉनों की संख्या। अब परमाणु क्रमांक 15 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 15। परमाणु उदासीन है क्या? बिल्कुल है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने। क्लियर है क्या? अच्छे से आगे चलते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग कुछ 1-2 सवाल देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में आपको 5 चीजें बतानी है। क्रमांक, द्रव्यमान, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 5 चीजें आपको बतानी है। ये पांचों चीजें अगर आपको समझ में आती है तो आपका सवाल कहीं नहीं जाने वाला है, गलत नहीं होने वाला। सिंपली आप कहोगे कि सर इसका परमाणु क्रमांक 12 है, इसका 10 है और इसका 9 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
द्रव्यमान देखिए यहां 24 है, यहां पर सर 21 है, और आप यहां बोलोगे कि सर यहां पर 19 है। जो परमाणु क्रमांक होता है ना वही प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है वही परमाणु क्रमांक होता है। तो आप कहोगे कि सर इसका प्रोटॉन 12 है, इसमें 10 है और इसमें 9 है। ठीक है, फिर बात आती है न्यूट्रॉनों की संख्या की। तो ध्यान रखना बच्चों, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है 24। इनमें से आपके पास अगर केवल प्रोटॉन 12 है, ये नाभिक बनाया आपने, इस नाभिक का टोटल भार जो है ना वो 24 है। इनमें से आपको पता है कि प्रोटॉन 12 है, तो मुझे ये बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन कितने होंगे? 24 में से 12 गए 12। यहां पर न्यूट्रॉन होंगे 21 में से 10 गए 11, और यहां न्यूट्रॉन होंगे 19 में से 9 गए 10। क्लियर है? अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है। तो जो उदासीन परमाणु होते हैं उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है क्या? अच्छे से बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कि प्रकृति के अंदर जो 118 के लगभग जो तत्व पाए जाते हैं, उनमें से आपको जो है ना लगभग 15-20 तत्वों के बारे में तो कम से कम आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। उनका आपको परमाणु क्रमांक याद करना है, आपको उनका सिंबल याद करना है, और आपको उनका जो द्रव्यमान संख्या है, जो उनका परमाणु क्रमांक है, वो आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले नंबर पर रखा गया है किसको? सबसे पहले नंबर पर रखा गया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, और नाम है हाइड्रोजन आपका, और उसका जो द्रव्यमान होता है, ये जो संख्या दे रखी है आपका, ये द्रव्यमान है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान 1 है, मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, ध्यान रखना, हाइड्रोजन 1 और 1। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आप लोग कि इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। किसकी संख्या? एक हाइड्रोजन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 1 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरे नंबर पर आता है आप लोगों का हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो प्रतीक है कि परमाणुओं का प्रतीक किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना कि जो तत्वों की जो प्रतीक प्रणाली है कि कौन से तत्व को कौन से प्रतीक से शो किया जाएगा, उन तत्वों की जो प्रतीक प्रणाली है, वो प्रतीक प्रणाली देने वाले कौन थे? वो तत्वों की प्रतीक प्रणाली देने वाले थे आपके बर्जीलियस। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने ही तत्वों की प्रतीक प्रणाली, नोट डाउन कर लें इसको अच्छे से, और उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कोई भी परमाणु है जिसका सिंबल आपको लिखना है, तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो पहला वर्ड कैपिटल होगा और दूसरा वर्ड स्मॉल होगा। जैसे आपने हीलियम लिखा तो हीलियम में पहला H आता है वो कैपिटल होगा और जो E आएगा वो स्मॉल होगा। ये करेक्ट है। आपने अगर ऐसा लिखा है तो ये गलत है, आपने अगर ऐसा लिख दिया तो भी ये गलत है। कौन सा सही होगा? केवल जैसे लिथियम को लिखना है तो L बड़ा और I छोटा होगा। अच्छे से बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पर आता है आप लोगों का लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li और उसका द्रव्यमान होता है 7। चौथे नंबर पर आता है आपका बेरिलियम, इसका सिंबल होता है Be और इसका द्रव्यमान होता है 9। पांचवें नंबर पर आता है बोरोन। बोरोन का सिंबल होता है B। दोनों में ध्यान रखना, ये बोरोन है और ये बेरिलियम है, इसका द्रव्यमान होता है 10। छठे नंबर पर आता है कार्बन और कार्बन का द्रव्यमान होता है कितना? 12। सातवें नंबर पर आता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14। यानी अगर आपको नाइट्रोजन को लिखना है तो आप कैसा लिखोगे? ये परमाणु क्रमांक 7, इसका सिंबल लिखा 9, नाइट्रोजन का N, और ऊपर द्रव्यमान कितना लिख दिया आप लोगों ने? 14। आठवें नंबर पर आता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। आपने ऐसे लिखा ऑक्सीजन को कि ऑक्सीजन लिखा आपने और इसका परमाणु क्रमांक 8 और इसका द्रव्यमान संख्या 16। इसकी पांचों चीजें, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में आपको अच्छे से बताना है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं,
न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका क्रमांक कितना है और इसका द्रव्यमान कितना है। मैं बता दूं फटाफट से, बताइए आप लोग साथ में। परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान 16, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 बराबर 8। क्लियर है। 9वें नंबर पर आता है आपका फ्लोरीन, सिंबल है F और इसका द्रव्यमान होता है 19। 10वें नंबर पर आता है नियोन, नियोन का सिंबल होता है Ne और इसका द्रव्यमान होता है कितना, 20। ये आपको 1 से 10 तक याद रखने। फिर आप लोगों को 11 से जो है 11 से 20 के बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले नंबर पर हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये तो 1 से 10 तक हो गए। अब आपको 11 से 20 तक याद करने हैं। 11 से 20 तो देखिए 11 नंबर पर आता है आपका सोडियम। 11 नंबर पर क्या आता है, सोडियम। 12 नंबर पर आता है आपका मैग्नीशियम। 13 नंबर पर आता है आपका एल्यूमिनियम। 14 नंबर पर आता है आपका सिलिकॉन। 15 नंबर पर आता है आपके फॉस्फोरस। 16 नंबर पर आता है आपका सल्फर। 17 नंबर पर आता है आपका क्लोरीन। 18 नंबर पर आता है आपका ऑर्गन। साथियों एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें तो आप लोगों को अच्छे से ये याद करने में आसानी होगी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। 18 तक हो गए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 19वें नंबर पर आता है आप लोगों का पोटेशियम। और 20वें नंबर पर आता है आप लोगों का कैल्शियम। क्लियर है क्या? 1 से 20 तक आप लोग याद कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपका जिस लेवल का जो एग्जाम है उसमें आप लोग 1 से 20 तक अगर याद करते हो तो वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये देखिए 11 नंबर पर आता है आप लोगों का सोडियम। और एक बात ध्यान रखनी है कि सोडियम जो है ना, इसका हिंदी नेम तो सोडियम है, साइंटिफिक नेम, लेकिन सोडियम का जो लेटिन नाम होता है वो होता है नेट्रियम। ये आपको एक और बात याद रखनी है कि सोडियम का लेटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम। इसी तरीके से जो ये पोटेशियम होता है उसका लेटिन नाम होता है केलियम। ठीक है। 12 नंबर पर आता है आप लोगों का मैग्नीशियम। 13 नंबर पर आता है आपका एल्यूमिनियम, द्रव्यमान संख्या 27। 14 नंबर पर आता है आपका सिलिकॉन, द्रव्यमान संख्या 28। 15 नंबर पर आता है फास्फोरस, द्रव्यमान संख्या 31। 16 नंबर पर आता है सल्फर, सल्फर का द्रव्यमान 32। 17 नंबर पर ये क्लोरीन, ये सिंबल गलत लिखा हुआ है साथियों। देखिए आप लोगों को पकड़ना था, क्लोरीन को लिखना है कैपिटल सी और स्मॉल एल। इन्होंने क्या किया, स्मॉल सी और स्मॉल एल लिख दिया, जो कि गलत है। क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5। 18 नंबर पर आता है ऑर्गन, ऑर्गन का द्रव्यमान होता है 38। 19 नंबर पर आता है पोटेशियम, पोटेशियम का द्रव्यमान 39। और 20वें नंबर पर आता है आप लोगों का कैल्शियम, और कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। तो ठीक इसी तरीके से आप लोगों को मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की जो परमाणु और अणु की हमारी जो पहली क्लास थी हिस्ट्री 360 के प्लेटफॉर्म पर, आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। और केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों का अगर कंसेप्ट बिल्ड है ना, तो मैं आपको एक चीज कह देता हूं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में 5-6 सवाल जनरल साइंस के आते हैं, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और परमाणु और अणु में से तो आप लोग पिछले एग्जाम के जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर है आप उनको उठा के देखिए, परमाणु और अणु का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आप लोगों को मिला है। आपको ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होगी।
आप लोगों के लिए रवि कोलरिया सर हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों के साथ में मेहनत से लगातार जुड़ा हुआ रहूंगा। आशा और उम्मीद करूंगा कि हमारा जो भी पेपर आएगा उसमें अगर परमाणु और अणु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ में जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।